आज हम लोग और बचा हुआ 3 हार्मोन पढ़ेंगे। हो सकता है कि हार्मोन का क्लास खत्म हो गया हार्मोन का। अभी तक जो हम लोग पढ़ा है तब हार्मोन पढ़ा हम लोग कौन कौन जब पढ़ा हम लोग STH पढ़ा है, ACTH पढ़ा है, TSH पढ़ा है, GTH पढ़ा है। GTH फिर हम लोग क्या पढ़ा, LH पढ़ा, ICH पढ़ा, AFS पढ़ा। ये सारा GTH के अंदर में था। उसके अंदर 3 हार्मोन और भी था, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। क्या और कर देंगे, टेस्टोस्टेरोन था, प्रोजेस्टेरोन था और एस्ट्रोजन था। सारा GTH के अंदर में। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ा हम लोग। एक था प्रोलैक्टिन और एक का नाम है ADH। ADH का कौन नाम था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब इसको क्या नाम था इसका, वेसोप्रेसिन नाम था ना, वेसोप्रेसिन नाम था। और ऑक्सीटोसिन का एक नाम और क्या था, फीडर हार्मोन, लव हार्मोन। ये जो हार्मोन था ये हम लोग क्या देखा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकल रहा है। और उससे भी पहले आपको बताया कहाँ से निकल रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से। मतलब अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़े हैं, सिर्फ उसी हार्मोन के बारे में पढ़े हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। हाँ, उनमें से कुछ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन था और पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन पीछे से निकलने वाला हार्मोन। एग्जाम पूछ सकता है कि 2 ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलता है, 2 ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकलता है। खैर, तो अभी तक जो पढ़ा हम लोग कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़ा, सारा का सारा ऐसा हार्मोन था जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही चाहे आगे से हो चाहे पीछे से निकल रहा है। अब जो लोग बात करेंगे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है। मतलब कि बॉडी में और भी डिफरेंट ग्लैंड है, उस ग्लैंड से वो केमिकल सब्सटेंस निकलकर बॉडी की लिक्विड में शामिल होकर खून में शामिल होकर पहुँचने का काम करता है। ये तो काम हार्मोन का है ना। किसी ग्लैंड से या खुलियों के कलेक्शन से एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, निकलने के बाद वो बॉडी के लिक्विड खून में शामिल होकर के सीधा एक खास जगह जहाँ काम होता है वहाँ पर पहुँचे अपना काम अंजाम दे के ख़त्म हो जाता है। बताया तो हार्मोन को आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके शुरू दिन लिखाया था। तो खैर, तो अब जो हम किस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है, दूसरे कई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का और ग्लैंड है वहाँ से निकलता है। तो अभी जो लोग पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पहले पढ़ेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन ये किस ग्लैंड से निकलता है, ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हम लोगों का यहाँ पर जो गला है, जो वोकल कॉर्ड है, ठीक इसी जगह में ये 2 तरफ सांस नली के इस तरफ और इस तरफ 2 ग्लैंड है। तो पूछता है कहाँ पर पाया जाता है ग्लैंड, तो बोले कहाँ पाया जाता है, बोलेंगे बिलो, नीचे बिलो लैरिंक्स यानी हलक, लैरिंक्स के नीचे एंड बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया बोलते हैं सांस की नली को बोलते हैं, और ट्रेकिया के दोनों तरफ पाया जाता है। मतलब कि अगर ये आपके सांस की अगर आपकी नली इस तरह की मान लीजिए, ये ग्लैंड एक इस तरफ पाया था और एक इस तरफ पाया था, लेकिन ये दोनों ग्लैंड जो है बारीक पतला झिल्ली से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पतला झिल्ली का नाम पूछता है। मतलब ये ग्लैंड जो है सांस की नली के दोनों तरफ है ये ग्लैंड, लेकिन ये दोनों ग्लैंड देखने में लगता है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये बिल्कुल अलग नहीं होता, बल्कि किसी एक पतली झिल्ली से ये दोनों जुड़ा होता है। तो उस झिल्ली का नाम पूछता है, तो उसका नाम है इस्थमस। इस्थमस इज ज्वाइंट membrane of both
बोथ मतलब दोनों हिस्सों का वो ज्वाइंट करने वाला एक झिल्ली का नाम है स्टेमस। कहाँ पाया जाता है? लैरिंक्स के नीचे में और ट्रेकिया के बोथ साइड में। ठीक है। इस हार्मोन में खास तरह का मेटेलिक एलिमेंट पाया जाता है। कितना क्या पाया जाता है जानते हैं इसके बारे में? इस हार्मोन में खास तरह का मेटेलिक एलिमेंट पाया जाता है, इसका नाम है आयोडीन। मतलब ये हार्मोन बॉडी में आयोडीन पैदा करने का जिम्मेदार है। पूरे हार्मोन में 65% तुम्हारा आयोडीन होता है। तो पूछता है एग्जाम में कि कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है जो थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। ठीक है। अब आइए थोड़ा बात करें थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, यानी सिर्फ काम के बारे में बात करें। पहले इसके बारे में क्या है, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कौन सा मटेरियल पाया जाता है? ये आयोडीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये लैरिंक्स के ठीक नीचे के बोथ साइड। स्टेमस क्या चीज़ है? तो जो ग्लैंड दो तरफ होता है उन दोनों को ज्वाइंट करने वाली झिल्ली का नाम है। अब इस हार्मोन का काम क्या है? अगर हम इसको एक वर्ड में अगर लिखें तो अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ये इसमें कि इंक्रीजेस ऑलमोस्ट ऑल। ये कीवर्ड है, समझा रहे आपको। मतलब बॉडी के मैक्सिमम सिस्टम को वो इंक्रीज करता है, इसलिए क्या लिखा? इंक्रीज ऑलमोस्ट ऑल। अब ऑलमोस्ट ऑल में क्या क्या शामिल हो जाएगा? क्या क्या शामिल होगा ऑलमोस्ट ऑल में? आप लिख सकते हैं, अगर ब्रीथिंग रेट लिख सकते हैं, ये सांस लेने की रफ्तार को तेज करती है। उसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट देख लिया, अच्छा रहेगा ना। 1 नंबर लिख दिया, 2 नंबर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इन टिश्यू में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को तेज करती है। उसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसके ऊपर बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज्ड। मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट किसको बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट किसको बोलते हैं? जब एक तंदुरुस्त आदमी खाना वाना खा करके पेट भरे खाना का जब वो लेटता है कुछ देर के लिए, जब कुछ काम नहीं कर रहा होता है तो उसका बॉडी जितना एनर्जी खर्च कर रहा होता है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये मेरा बॉडी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर रहा है, खड़े रहने में खर्च कर रहा है, बात करने में खर्च कर रहा है, और बाकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चलाने में मेरा बॉडी एनर्जी खर्च हो रहा है। तो कोई अगर आदमी खा पी के अगर लेट जाए, मान लो दोपहर में खा के लेट गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको एनर्जी कहाँ खर्चा हो रहा है? उसका काम करने में खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा हो रहा है उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चलाने के लिए। तो उसकी जो एनर्जी खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बोलते हैं। इसके अलावा इस हार्मोन का और काम क्या है? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, खून का दबाव बढ़ाएगा। उसके अलावा नंबर प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा छठा नंबर पॉइंट
इंक्रीजेस हीट इन बॉडी, बॉडी में हीट पैदा करने वाला हार्मोन है, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो लिखा ये वाला इस पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत आता है, इसके भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसके भी क्वेश्चन बहुत आता है। और बता रहे हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ दिखाई एक लाइन आएगा नीचे भैया होगा लिख दें आएगा। 5वां नंबर पॉइंट, 7वां नंबर पॉइंट, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। उसके अलावा 8वां नंबर, इंक्रीजेस मिल्क एंड फैट नीड for newborn बेबी। जब जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए दूध की मिक़दार को बढ़ाता है और उसमें चर्बी की मिक़दार को भी बढ़ाता है। उसके अलावा इसके लिए और कुछ तो यहाँ से बात चेक कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं है, तो पर यहाँ बोलते कुछ छूटेगा तो बोलिएगा। थायरोक्सिन ये सांस की रफ्तार को बढ़ाता है, लिखिए ना, जिससे में ऑक्सीजन के दाखिल होने की मिक़दार को बढ़ाता है। तो सांस लेने की रफ्तार को बढ़ा ही दिया है तो ऑक्सीजन उसी में शामिल हो गया, अलग से लिखा नहीं उसका। ये टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को बढ़ाता है और BMR को भी बढ़ाता है। ये इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, दिखा दिया। दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को बढ़ाता है, हार्ट बीट उसी में हो गया, इसमें ब्रीथिंग रेट है, तो सांस की रफ्तार बढ़ेगी तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा। तो दिल की धड़कन को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये औरतों में दूध के पैदा होने की मिक़दार को बढ़ाता है, तो वहाँ पर साथी में दूध में चर्बी की पैदा करने का जिम्मेदार है। ये पूर्ण RBC की पैदा करना दिख दिया और ये बॉडी में हीट पैदा करने वाला हार्मोन है, यानी कि इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसके लिए इतना ही था। अब इस हार्मोन के ज़्यादा निकलने से क्या होता है और कम निकलने से क्या होता है वो देखिए, शॉर्ट में यहीं पर लिख दे रहे हैं, फिर उसको हम हाइपर सीक्रेशन लिख दे रहे हैं, सिंपल बोल देंगे इसका। इस हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से ज़्यादा निकलने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग एडिशन, सॉरी एक्सोथर्मिक गोइटर, इसका नाम है एक्सोथर्मिक गोइटर। ये इस हार्मोन के ज़्यादा निकलने से, थायराइड हार्मोन को ज़्यादा निकलने से ये बीमारी होती है। इस बीमारी को हम लोग ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी के एक और भी नाम है, इसको हम लोग ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक गोइटर को। तो बीमारी कैसे होती है, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा निकलने से। अगर इस हार्मोन का अगर काम देखें तो हार्मोन का काम क्या है, हर चीज़ को बढ़ा रहा है, सांस लेने की रफ्तार को बढ़ा रहा है, हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, बॉडी में हीट पैदा कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, बॉडी में RBC हर चीज़ को वो बढ़ा रहा है। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकले तो इसका काम और तेज़ी से होगा, है ना। तो क्या लिखा देखिए, बोला जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा खारिज हो तो एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक गोइटर, इसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी में आंखें जो है
बाहर की तरफ निकल आती है, उसको बीमारी होगा, उसका आँख जो है खुल के बाहर की तरफ निकल आएगा। पलकों का झपकना कम हो जाएगा, मतलब बाल में जो लोग पलक झपकते हैं तो पलकों को झपकना कम कर देगा। इसमें सही फोटो बनाया उसका, क्योंकि सही फोटो दिया है, इतना बड़ा बड़ा आँख हो गया, आँख जो बाहर चला आएगा और पलकों का झपकना बंद हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। गाल खुल जाएगा और दिल के धड़कन की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। जिसम में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। जब जिसम में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार जब भी तेज होता है तो मेटाबॉलिज्म की रफ्तार के तेज होने के समय इंसान का बॉडी वेट में ऑटोमेटिक कमी आता है, इंसान पतला होता चला जाएगा। इसको हम आम भाषा में सूखा थायराइड के नाम में जानते हैं। थायराइड बहुत लगा काफ़ी पतला से काफ़ी मोटा होता है। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा निकल रहेगा, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको सूखा उसकी बीमारी होती है, अगर पतला होने लगे। थायराइड रोज रखा होता है, मोटा भी होता है उससे पतला भी होता है। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वजन बहुत कम हो जाएगा और खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत बढ़ जाएगी और मिजाज में बहुत तेजी, यानी कि हर वक्त चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा। चेक करो ऐसा कोई तुम्हारे आसपास है कोई बैठा होगा। ये बीमारी का सिम्टम्स था। उसके अलावा इस बीमारी इस हार्मोन से कम निकलने से क्या होता है, यहाँ लिखिए उसको, हाइपोसिक्रेशन, बहुत बना रहा है ताकि मिक्स नहीं रह सके। हाइपोसिक्रेशन कौन सी बीमारी होती है, तो हाइपोसिक्रेशन जो बीमारी से होती है उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। लेकिन ये बीमारी किसमें होती है, बच्चों में होती है, चाइल्ड लिख देता है। उसके अलावा इस हार्मोन से बीमारी और भी होती है, इसको बोलते हैं मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा ये खास तौर किसमें होता है, फीमेल के अंदर ही बीमारी होता है, औरतों की बीमारी ज़्यादा होती है। बोलो, अच्छा छूट गया सीना, चलो ठीक है। मतलब ये इससे इस हार्मोन के कम निकलने से दो तरह की बीमारी होती है। एक का नाम है क्रेटिनिज्म, ये बच्चों में होता है, और एक है मैक्सिडीमा, ये खास तौर पर औरतों को होता है। बीमारी का सिम्टम सुन लीजिए। ये क्रेटिनिज्म क्या है, क्रेटिनिज्म एक तरह का बौनापन, एक तरह का नाटापन है। नाटापन बच्चों में किस बिना पर होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कम निकलने की वजह से होता है। लेकिन ये भी एक हार्मोन है जिसकी वजह से इससे भी बच्चों में बौनापन की बीमारी होती है। एग्जाम में आता है क्रेटिनिज्म और डिमॉर्फिज्म में फ़र्क, कि दोनों में क्या फ़र्क है। वो भी तरह का बौनापन है और ये भी तरह का बौनापन है। तो वहाँ जो एस्ट्रोजन हार्मोन से जो बौनापन होता है, उस बौनापन से बच्चे का हाइट कम हो जाता है, लेकिन उसका बाकी चीज़ बॉडी का सारा ऑर्गन का डेवलपमेंट सेम रहता है, दिमाग का सही विकास होता है, वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह होता है, सोच समझ भी ठीक होता है। मतलब नाटा होने से ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ होगा, वो अकलमंद, उसका अकल भी अच्छा हो सकता है, काम में शायद भी समझ उसका अच्छा हो सकता है, बाकी बॉडी पार्ट उसके सही से काम कर सकते हैं। इसके बारे में बोला डिमॉर्फिज्म के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो क्रेटिनिज्म है, यहाँ पर जो बौनापन होता है, यहाँ पर बौनापन बच्चा को देखने से रहेगा बच्चा एबनॉर्मल है। ऐसे बहुत से बच्चों को यहाँ पर देखिएगा, बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा, बच्चा बचपन से ही हाइट के बाद देखने में थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। देख के मालूम होता है ना, बच्चों को देखने के मालूम लगता है, बात नहीं कर सकता है वो, या उसके स्किन्स बहुत रफ हैं, दांत बाहरी तरफ निकला हुआ, आपको देखिए के मालूम हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ हम बता रहे हैं, आप सुनिए जरा। बचपन में अगर ये हार्मोन कम खारिज हो तो बौनापन यानी कि क्रेटिनिज्म नई बीमारी होती है। बीमारी बच्चे की जिस्मानी और जहनी बालिदगी रुक जाती है। वहाँ पर क्या हो रहा था कि जिस्मानी बालिदगी रुक रही थी, जहनी बालिदगी और जहन ठीक रहेगा उसका। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस्मानी बालिदगी की जहनी बालिदगी नहीं हो रही, और बच्चा बालिग यानी बड़े होने के बाद भी उसका कद 2.5 से 3 फुट से ज़्यादा नहीं होगा, और उसकी जहनी सलाहियत भी बिल्कुल 5 से 6 साल के बच्चे की तरह, उसकी उम्र 3 बरस की हो जाएगी, लेकिन वो
आम बच्चों की तरह, मतलब छोटे बच्चों की तरह हरकत करेगा। तो उनकी जेनेटिक लाइफ भी 5 से 6 साल के बच्चों से ज़्यादा नहीं होती। इनकी हड्डी और दांत बेडोल, मतलब कि जो दांत और हड्डियाँ होती हैं वो अलग साइज से, मतलब जैसे हम लोगों का दांत सही शेप में निकल रहा है तो दांत में दांत चढ़ जाएगा, दांत जो है निकल जाएगा, दांत बाहर आके निकलेगा। दांत हड्डियाँ जो है वो एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप से बढ़ेंगे नहीं, ठीक। इसको जो बोला बेडोल, मतलब उल्टा पुल्टा समझिए हो जाएगा। दांत बेडोल होते हैं और जिन पर झुर्रियाँ मतलब स्किन अगर उसका छुए तो लगेगा रफ सरफेस, जैसे दीवार छूते हो रफ लगता है, छूने उसका स्किन रहेगा कि बहुत रफ स्किन है। तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और देखने से लगेगा बच्चा जो है बेवकूफ़ है। पेड़ बाहर की तरफ निकला होगा, नाफ भी बाहर की तरफ निकला होगा, उसके सेक्स ऑर्गन कम डेवलप होंगे। ये सब बीमारियों का सिम्टम्स है, ठीक। बड़ी उम्र के लोगों में इस हार्मोन के कम निकलने से जो बीमारी होती है उस हार्मोन बीमारी का नाम है मैक्सोडीमा, नाम भी जिसको बीमारी नाम है। और ये खास तौर से खास तौर से औरतों में होती है। क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा, वहाँ पर आँख बाहर ज़्यादा निकलने से आँख बाहर आ रहा था, ज़्यादा निकलने से आँख बाहर आ रही है, यहाँ पर क्या आँख अंदर की तरफ धस जाएगा। वहाँ पर गाल खुल रहा है, यहाँ पर गाल क्या होगा, चक जाएगा। तो औरतों में मैक्सोडीमा बीमारी होती है। बीमारी के मरीज का चेहरा यहाँ भी फूल जाता है, यहाँ फूल जाता है, आंखें धसी हुई मालूम होती है, आंखें धसी हुई मालूम होती है और चेहरा जो है चीनी में समझे चाइनीज जो होता है उन लोगों का देखने में लगेगा, यानी मंगोलियाई फेस हो जाएगा। और सर और जिस्म के दूसरे हिस्से के बाल गिरने लगते हैं। इसको थायराइड का प्रॉब्लम है, बाल सर से बहुत गिरता है। मम्मी लोग का देखिए कलर अच्छी तरह गिरता है, देखो सुपर थायराइड है। तो देखिए अच्छा सुनो, तो सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों के बाल गिरने लगते हैं, सुस्ती छाई रहती है और दिल की रफ्तार क्या हो कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, खून में शुगर कम हो जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगा और बॉडी में बीमारी सब कम हो जाएगा। यहाँ पर सब बढ़ रहा था ना ज़्यादा से, अगर एक कम कम हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, दिल हार्ट बीट कम हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, ये सब बीमारी है। उसके अलावा इस हार्मोन के कम निकलने से एक और भी बीमारी होती है जिसको कहाँ लिखे हम यहाँ एरोना क्या लिख रहा है, बीमारी इसको बोलते हैं सिंपल गोइटर। इसको हम लोग आम भाषा में घेग का मर्ज बोलते हैं। मतलब ये गिल्टी जो बढ़ के बाहर की तरफ चला गया। बहुत लोगों को आज पास आपको 10-12 मिल ही जाएगा, जब पहुँचने में निकलोगे तो बीमारी मतलब क्या होता है इस बीमारी में ये होता है, इस बीमारी में ये होता है, इस बीमारी में ये होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड बहुत बढ़ जाता है। ये ग्लैंड कब बढ़ता है, आयोडीन की कमी के बिना पर। ये ग्लैंड बढ़ जाता है आयोडीन की कमी के बिना पर। क्या देता ये हार्मोन आयोडीन पैदा करने का जिम्मेदार है बॉडी में। अब अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो क्या होगा, बॉडी में आयोडीन कम बनेगा, जो आयोडीन कम बनेगा तो आपका थायराइड ग्लैंड उनके बड़ा के सामने की तरफ भटक जाएगा। इसको बोलते हैं घेग का मर्ज। हम लोगों के आसपास खोजोगे तो बहुत मुश्किल से मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पर खाने में आयोडीन बहुत कम होता है, जहाँ पर लोग आयोडीन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर बीमारी खास तौर से देखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन पैदा हो रहा है तो बात की बात है, क्योंकि हम लोग नमक के जरिए उस कमी को पूरा जो नमक खाते हैं खाने में हम लोग हर नमक आयोडीन जो है कंपल्सरी है, तो वो आयोडीन वाला नमक खाते हैं। तो अगर किसी के बॉडी में आयोडीन कम भी और तो वहाँ से मेकअप हो जा रहा है। लेकिन जहाँ पर लोगों को खाने के नमक या आयोडीन अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर बीमारी आमतौर पर देखी जाती है। कितना बढ़ गया, बढ़ गया, बाहर पहुँच चला है, ऐसी होता था तो ये था थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कहानी। इससे ज़्यादा थायरोक्सिन के बारे में कहानी पूछता नहीं है। तो पॉज कीजिए बाबू जरा सब। बात करते हैं किसके बारे में, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन
ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज के बारे में क्या बताया पिछले क्लास में? ये पैनक्रियाज तरह का मिक्स ग्लैंड है। आप फिर लिख दे एक बार। पैनक्रियाज एक तरह का मिक्स ग्लैंड है। इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पर काम करे। ठीक है, इसका बहुत सारा पार्ट, बहुत बड़ा ग्लैंड होता है ये बॉडी में। तो इसका फूड से क्या करता है? हाइड्रोस यानी कि डाइजेस्टिव जूस को खारिज करता है खाना जमा करने के लिए, इसीलिए ये एक्सोक्राइन भी है। तो एंडोक्राइन इसलिए कि हार्मोन भी खारिज करता है। इसके दो हिस्से हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। इसका दो हिस्सा, एक है बीटा सेल और एक है अल्फा सेल। बीटा सेल का एक और भी नाम है, पिछले क्लास में दिखाया उसको, इसे एक और भी नाम है आइलैंड्स ऑफ, यस पढ़ते नहीं है वाला, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पैनक्रियाज का वो हिस्सा जो कि एंडोक्राइन के तौर पर काम करता है, वहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं, बीटा सेल और एक अल्फा सेल। तो जो बीटा सेल है वो खारिज करता है इंसुलिन हार्मोन, और जो ये वाला हिस्सा ये खारिज करता था ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन काम के एतबार से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन उल्टा है। लेकिन दोनों ही ग्लैंड से निकल रहा है, लेकिन काम के एतबार से दोनों हार्मोन उल्टा है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता, मेंटेन रखता है, कम भी नहीं होने देगा और ज़्यादा भी नहीं होने देगा, उसकी मिकदार को मेंटेन रखता है। और मेन काम अगर बोले तो बढ़ने नहीं देता है। और इसका काम क्या है? जब किसी वजह से बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, यानी कि हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे ये वाला, और बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम हो जाए, तो फिर ये हार्मोन करता है ग्लूकोज को बढ़ाता है। अगर ये कम करेगा तो ये बढ़ाएगा। ऐसे कर ये मेंटेन रखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से ये काम ना कर सके और बॉडी में ग्लूकोज घटने लगे तो उस कमी को कौन पूरा करता है? अल्फा सेल, यानी कि ग्लूकागॉन जो हार्मोन वहाँ से निकलता है। तो दोनों हार्मोन में से पहले हम बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन हार्मोन का और भी कुछ नाम है, नाम देख लें। इसका एक नाम है एंटी डायबेटोजेनिक। जेनिक हार्मोन भी नाम है इसका। उसके अलावा इसको हाइपर ग्लाइकेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इस हार्मोन का बेसिक काम यह है कि किसी भी तरह से बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल करता है। अब किस किस तरह काम करता है उसको सुन लीजिएगा तो रुक रुक के लिख लीजिएगा, ठीक है? तो काम सुन लीजिए इसका पहले, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, काम को लिखेंगे नहीं तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। पहला काम क्या है इसका? पहले इस काम को अच्छे से पहले एक बात बोलते चले कि इस हार्मोन में एक मेटालिक एलिमेंट पाया जाता है, इसका नाम है जिंक। इस हार्मोन में एक मेटालिक एलिमेंट पाया जाता है, जिस तरह वहाँ पाया जा रहा था मेटालिक एलिमेंट जिंक। जिंक का फॉर्मूला है शॉर्ट में Zn, ठीक है, जिंक। तो जिंक को जिस तरह बोलते हैं उर्दू में, मतलब ये इंसुलिन हार्मोन में एक जो मेटेरियल एलिमेंट पाया था नाम तो उसका जिंक है। इस हार्मोन के बारे में क्या बता रहे हैं कि हम बेसिकली कौन सा काम करता है? कि और बेसिकली काम करता है बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी में ग्लूकोज है क्या चीज़। ग्लूकोज क्या चीज़ है? जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को हजम किया जाता है।
हजम करके इसमें से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज से बदला जाता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदला जाता है, और चर्बी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज किया जाता है, जो क्लास 9 में पढ़ा हमने। उम्मीद करते हैं कि पूरा भूल ही गया होगा। तो ये सारा जो है खाने का हम लोग खाने के लिए पार्ट रहता है। तो इन सारे खाने पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज। वो हमारे बॉडी में ज़्यादा मकदार में जमा होता है। असल में ग्लूकोज कोई ख़राब चीज़ नहीं बल्कि एक अच्छी चीज़ है। ग्लूकोज मतलब आम भाषा में समझिए एनर्जी। उस खाने में जो एनर्जी किसमें ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज क्या होता है, खून उसको एब्जॉर्ब कर, खून उसको इंटेस्टाइन से लेकर कहाँ जाता है, आपके बॉडी के हर एक सेल के पास पहुँचा देगा। वो ग्लूकोज की तरह का एनर्जी, उसमें एनर्जी छिपी हुई। अब वो जाता है ग्लूकोज कहाँ पर, आपके खुले के साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, हवा जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन नाक के जरिए फेफड़े के छोटा दिल के पास जाता है। दिल कहता क्या है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेज देता है। वो ऑक्सीजन करता है तो ग्लूकोज को तोड़ के वहाँ से एनर्जी निकालता है। एनर्जी से पैदा होती, क्या पैदा होता है साथ में, तवानाई पैदा हुई। तो पाउस करते हुए बात करते हैं। तो पहले आप ग्लूकोज को अच्छे समझ लें, ग्लूकोज क्या चीज़ है। ग्लूकोज क्या, जब खाना खाएं उस खाना का डाइजेशन के बाद आपके बॉडी में जज्ब हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ, उसमें एनर्जी वो एनर्जी कहाँ से पैदा हो, कैसे पैदा होगी, पहले खून करेगा क्या, इस हजमशुदा ग्लूकोज को कहाँ ले जाएगा, वो ब्लड एरिया आपके खून के साइटोप्लाज्म में पहुँचा देगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। फिर होगा क्या, फिर ऑक्सीजन जो जाएगा नाक के जरिए आपके बॉडी के अंदर जाएगा, नाक से का फेफड़े के पास जाएगा, फेफड़े से कहाँ जाएगा, दिल के पास जाएगा। दिल करेगा क्या, उस ऑक्सीजन वाला खून को पूरे आपके बॉडी में सप्लाई कर देगा। वो ऑक्सीजन करता क्या है, वो जो ग्लूकोज जो खून लेकर के आया पूरे साइटोप्लाज्म में, उसको तोड़ करके वहाँ से क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। एनर्जी काम में खर्चा कर लेंगे हम लोग, और साथ में क्या होगा, वहाँ से गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होता है, और पानी पैदा होता है। तो पानी पसीने की शक्ल में बाहर निकल जाता है। जब आप थोड़ा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बॉडी का हीट निकलना शुरू होता है। तो एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होता है, और साथ में क्या पैदा होता है, पानी जो पसीने की शक्ल में बाहर चला जाता है। तो मतलब क्या, ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है, जिसमें एनर्जी छुपी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब मसला ये होता है कि मान लीजिए आप दिन के वक्त कुछ खाना खाएं तो ग्लूकोज था, खाना हजम हो गया, सुबह नाश्ता खाना हजम हो गया, अब ग्लूकोज था नहीं। तो जो ग्लूकोज आप खाएँ वो ग्लूकोज खर्चा नहीं हुआ, हजम हुआ है, जाके सेल की साइटोप्लाज्म मिल गया, लेकिन आप सुबह से लेकर कोई मेहनत वाला काम नहीं किया, दौड़ वाला काम नहीं किए, खेल कूद नहीं किए, वो अलग आपका एनर्जी क्या वो खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्लूकोज आपके बॉडी में अभी रखा हुआ है। फिर आता है, फिर खा लिया डट करके, फिर खा के फिर सुबह उठ फिर खा लिया एक बार, और काम नहीं कर रहे तो हो रहा क्या, जितना आपके बॉडी में ग्लूकोज जमा हो रहा है वो खर्चा नहीं हो रहा। ग्लूकोज का ये लॉजिक है, ग्लूकोज जब बॉडी में पैदा हो तो वो खर्चा होते रहना चाहिए, और नया ग्लूकोज अपने आप बॉडी में जाएगा, आप खुद अपने आप बॉडी मांगेगा खाने की शक्ल में। भूख लगेगी आपको, आप खाइएगा, ग्लूकोज खर्चा होगा, फिर भूख लगेगी, फिर खाइएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो लेकिन होता क्या है कि अब चूँकि ग्लूकोज खर्चा आपका नहीं हुआ, तो खुलिया का साइटोप्लाज्म का ग्लूकोज को अपने अंदर रखने का कैपेसिटी है, तो उससे ज़्यादा वो रख, अगर आपके पॉकेट में जो भरना चाहें तो कितना भर सकते हैं, तो आपका पॉकेट में कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। तो उसके एक टाइम आता है कि वो खुलिया का साइटोप्लाज्म बोलता है कि हमसे और ग्लूकोज रखा नहीं जा रहा, तो उसको लेके जाओ। तो बंदा बोलता है तुम लोग क्या करेंगे, तो ब्लड क्या आता है लीवर के पास, लीवर जिगर के पास। लीवर के पास जाकर लीवर को बोलेगा कि लीवर एक काम करो, अभी ग्लूकोज का दरकार बॉडी को नहीं है, तो अपने पास में स्टोर रखो। समझ लो लीवर जो है जो जिगर है वो ग्लूकोज का बैंक है, ना कि बैंक में स्टोर कर लेंगे। जब हम लोग कुछ दूसरा काम करके एनर्जी ख़त्म कर लेंगे तो लीवर करेगा क्या, उस ग्लूकोज को वापस बॉडी में तोड़कर शामिल कर देंगे। जब तक खर्चा नहीं होगा क्या होगा, वो लीवर में जमा रहेगा। कौन शक्ल में रहेगा, ग्लूकोज जमा रहेगा, लीवर में ग्लूकोज जमा रहेगा, ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा रहेगा। कहाँ पर, लीवर में। लीवर इंतजार में, इसके इंतजार में अब टाइम ही कहीं अपना एनर्जी खर्चा करेगा, सेल का खुलिया का एनर्जी खर्चा करेगा, हम भी एनर्जी ये ग्लूकोज सप्लाई
कर देंगे, लेकिन क्या हो रहा है वो आदि हट नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, लीवर के बाद भी जमा हो रहा है, यहाँ भी एसिड में जमा हो रहा है, फिर दोबारा फिर खा लिया उसको। ऐसे करते करते क्या होता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, तो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आपका सेल तो लेने से इनकार कर दिया, लीवर देखने के बाद क्या बोल देगा, अब मेरे पास भी जगह नहीं है, मतलब ये आदमी कोड़िया है, ये आदमी एनर्जी खर्चा ही नहीं कर रहा, दिन खा रहा, सो रहा, बैठ रहा, उठ रहा और मोबाइल चला रहा, एनर्जी खर्चा ही नहीं कर रहा, वो एनर्जी खर्चा जाएगा, दौड़ भाग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपका एनर्जी खर्चा होगा, अभी खर्चा नहीं कर रहा, तो लीवर बोलेगा हमसे भी और मेरे पास भी जगह और है नहीं, तो ब्लड करेगा क्या, ब्लड नाम तो नहीं बोल सकता, तो बेटा खा, हम भी लेकर ढोएंगे, तो ब्लड पूरा बॉडी में ग्लूकोज को लेकर ढोते रहता है और आप खाते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो जहाँ पर ब्लड को मौका मिलता है तो ग्लूकोज को वहीं पर छोड़ देगा, तो छोड़ते क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो नस नलियाँ होती है उनकी वो जैम है ना शुरू हो जाती है। ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचता है, जो बहुत पतला बारीक नली होता है, तो कहाँ पर होता है, हमारे किडनी में होता है, तो कहाँ पर होता है, हमारे हार्ट में होता है, तो कहाँ पर हमारे दिमाग में होता है, ब्रेन में, पतला से बाल की तरह बारीक खून की नली है, इतना पतला नली है, अभी सब नली का जैम हो जाएगा तो क्या होगा, वो नली बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, वो फटेगा, ब्रेन में होगा तो ब्रेन हैमरेज, किडनी होगा तो किडनी डैमेज, और हार्ट का ब्लॉक और हार्ट है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर इंसान काम करता रहे, मेहनत करता रहे और खाना पीना खाता रहे तो उसको ये खतरा नहीं होता, लेकिन जो इंसान आपस में कोढ़िया हो जाता है या मेहनत का काम नहीं करता है और खा भी रहा है, एकदम ठास से खा भी रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है और बीमारी का शिकार होते हैं। अब ये बीमारी का अभी सुनिए, ऐसा काम सुनने को मालूम हो जाएगा, जो बात बोला उसका खुलासा है। ये हार्मोन, कौन हार्मोन, इंसुलिन, ये मसल्स में और टिश्यूज़ में ग्लूकोज के एब्जॉर्ब होने की मिकदार को बढ़ाता है। ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम ग्लूकोज कौन एब्जॉर्ब कर ले, आपके बॉडी का सेल या आपके बॉडी का टिश्यू इसको एब्जॉर्ब कर ले, वो लीवर को बोझ देना नहीं चाहता। उसके अलावा ये खून में ग्लूकोज को जिगर और अजलात के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में तब्दील करके जमा रखता है, जमा रखने में मदद देता है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनने के अमल को भी रोकता है। मतलब कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा करके लीवर में जमा कर दिया और लीवर को ऑर्डर दे देता है कि ग्लूकोज वापस भी छोड़ना भी नहीं है, जब बोलेंगे तब, ठीक है। उसके अलावा ये खुलियों के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, जितना ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी खर्चा होने एनर्जी पैदा होगा और नया ग्लूकोज बॉडी में आएगा। ये ग्लूकोज को चाहता है ग्लूकोज जल्दी से ख़त्म हो जाए, टूट कर ख़त्म हो जाए। ये प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज के बनने को अमल को भी रोकता है। अब देखिए यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि प्रोटीन और चर्बी, प्रोटीन और फैट, ये तो दो अलग तरह का खाना है, लेकिन ये प्रोटीन और फैट भी आपके बॉडी में जाइए ग्लूकोज शक्ल में जमा हो जाती है। हालांकि प्रोटीन एक अलग चीज़, चर्बी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही अगर बॉडी में रहेगी आपका, ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा। जब ग्लूकोज बदलना शुरू करेगा ना तो ये और खतरनाक हो जाता है। ये प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज बनने के अमल को भी रोकता है। मतलब वो बोलते हैं कि हम तो ग्लूकोज से परेशान है, अब तुम लोग कहा है ग्लूकोज में चेंज होना, तो उन लोग को मना करता है। इस तरह का देखा जाए तो ये हार्मोन मजमूई तौर पर खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये हार्मोन किसी के अंदर बहुत ज़्यादा निकले, अभी हार्मोन जो ग्लूकोज को कम करता है, अगर बहुत निकलेगा तो क्या होगा, बहुत कम कर देगा। जब बहुत कम कर देगा तो बॉडी में ग्लूकोज बहुत भी कम हो जाए तो भी बहुत खतरनाक बात है, तब भी आप मर सकते हैं। मतलब बॉडी में ग्लूकोज का एनर्जी है, अगर बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो बॉडी को एनर्जी कम मिलेगा। जब बॉडी को एनर्जी कम मिलेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, आप काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगा, हार्ट काम सब स्लो हो जाएगा और इंसान बार बार उसको बेहोशी का दौरा पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसके क्या बोलते हैं इसके बारे में। हम उससे काम लिखाए नहीं है, काम तो आप रोबोट के मोड में लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से, इस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से जो बीमारी होती है उसको हाइपोग्लाइकेमिया बोलते हैं।
हाइपोग्लाइकेमिया, हाइपोग्लाइकेमिया का मतलब क्या, बॉडी में शुगर लेवल बॉडी में कम हो जाना, मतलब बहुत कम हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइकेमिया। अगर ये हार्मोन जिस्म में ज़्यादा बनने लगते हैं, कौन हार्मोन, इंसुलिन, तो इससे हाइपोग्लाइकेमिया नामी बीमारी होती है, जिसमें खून में शक्कर की मिकदार, ग्लूकोज बेहद कम हो जाते हैं और जिस्म बेहद कमज़ोर हो जाता है। मरीज़ बेचैनी और थकन का शिकार हो जाता है और उसके ऊपर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं, जो इंसान कुछ दिन में मर भी जाता है। जब तक ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, किडनी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हार्ट को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर आपका बॉडी मेन पार्ट काम नहीं करेगा। तीन तो बॉडी मेन पार्ट है, ब्रेन, किडनी और बाकी पार्ट का भी इम्पोर्टेंट है, तीन बहुत मेन पार्ट है। ठीक, उसके अलावा आइए, इस हार्मोन के कम निकलने से क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन। अब सोचिए, जब ये हार्मोन ज़्यादा निकल रहा था तो बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा था ना, अब ये हार्मोन अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, पता निकलेगा ना। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटस। इसी को बोलते हैं शुगर। डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं इसको हम लोग। समझे क्या होता है बीमारी में, ठीक उसका उल्टा होगा, बॉडी में शुगर की मिकदार बहुत बढ़ जाएगी। बना दे क्या रहे हो ऐसा करके, बना दे रहे हो, बॉडी में शुगर बहुत बढ़ जाएगा। सुनिए क्या होगा, बोल रहा है इस हार्मोन के कम खारिज होने से डायबिटीज़ मेलिटस नामी बीमारी होती है। आम जुबान में जो शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी के दौरान ग्लूकोज खुलियों में जज्ब नहीं हो पाता, मतलब कि खुलिया सेल बोलता है हमसे, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तुम खून में लेके तैरो उसको लेके उसको ढो पूरे बॉडी में नहीं हो पाता। साथ ही साथ जिस्म में जो जमा शुदा ग्लाइकोजिन है, जो लीवर जो ग्लाइकोजिन को जमा रखा था अपने अंदर, जो इंसुलिन का ऑर्डर मान रहा था, जब इंसुलिन कम निकलेगा तो ऑर्डर देने वाला नहीं क्या होगा, मतलब ये जो था लीवर को ऑर्डर दे के रखा था कि तुम निकलना उसको छोड़ना नहीं। अब ये हार्मोन जब कम निकलेगा तो क्या होगा, जब ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका काम हो जाएगा, निकलना शुरू हो गया, तो सारा ग्लाइकोजिन क्या होगा, दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और चर्बी को जो रोक के रखा था और प्रोटीन को जो रोक के रखा था कि तुम लोग ग्लूकोज में चेंज नहीं होना, वो भी चेंज होना ग्लूकोज में, मतलब कहिए तो ग्लूकोज को तो अगर आपको कम निकलेगा ग्लूकोज तो बढ़ ही जाएगा, साथ में साथ क्या होगा, लीवर भी इसका बात फिर सुनेगा नहीं। किसका बात नहीं सुनेगा, सुनने का बात क्या ही नहीं, वो कम हो रहा, कम है तो उसका बात नहीं सुनता कोई, ना लीवर सुन रहा है तो ग्लाइकोजिन भी तुम्हारे ग्लूकोज में चेंज हो रहा, फैट भी उसकी बात नहीं सुन रहा और प्रोटीन भी उसकी बात नहीं सुन रहा, सब ग्लूकोज में बदल गया और वो खा रहा सो अलग है। तो पूरे बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज की मिकदार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसको हम लोग शुगर का मर्ज बोलते हैं। और इसका एक बीमारी का एक और भी नाम है, उसको हाइपरग्लाइकेमिया ही बोलते हैं, हाइपरग्लाइकेमिया। हाइपरग्लाइकेमिया बोलते हैं इसको। और जब ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाता है, जब बीमारी मतलब समझिए आपका लीवर भी काम करना बंद कर दिया है, ग्लाइकोजिन भी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, चर्बी भी तुम्हारा ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, फैट भी चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, शुगर यहाँ से ही बढ़ रहा है, खा के ही बढ़ा रहे हैं आप, तो बॉडी में जब बहुत ज़्यादा मिकदार शुगर का बढ़ जाता है तो बीमारी जब एकदम तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाएगा तो बीमारी को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। सूर्या नहीं, ग्लाइकोसूरिया। ये बीमारी का मतलब शुगर का एक्सट्रीम लेवल है, यहाँ पर आने के बाद फिर पेशेंट का बचना बहुत कम होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि इतना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज हो जाता है कि यहाँ तक वो पेशाब के रास्ते से बाहर आना शुरू कर देता है। ये कैसे मालूम होता है, कभी कभी किसी के बाथरूम टॉयलेट में देखिएगा कि चीटी बोर्ड लगी हुई, सब अगर दिखाई किसी के टॉयलेट में आपको चीटी बोर्ड दिखाई दे रहा है आस पास, तो समझ जाइए घर में तो ग्लाइकोसूरिया का पेशेंट है। तो चुट्टी जो मिठास लेके आती है तो इतना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज
पेशाब कैसे मारना शुरू करें, तो इतना गाढ़ा हो जाता है कि बस आपसे किडनी आपका बर्बाद होना शुरू हो जाता है। मतलब पेशेंट मतलब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चला जाता है, बस बचता नहीं। ठीक है, ये था ग्लाइकोसूरिया। अच्छा, हम लोग के बॉडी में एक एवरेज शुगर लेवल कितना होना चाहिए हम लोग बॉडी का, जान के रखना काम की चीज़ है ये। हम लोग के बॉडी में 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम शुगर, यानी कि 100 ml ब्लड में 80 से 120 ग्राम शुगर हो तो ठीक है। और अभी के ज़माने में मान सकते हैं कि अगर 150 के आसपास भी हो तो उसको हम शुगर का पेशेंट नहीं बोलेंगे। अभी 200-250 पहुँच जाता है तब बोलते हैं कि शुगर का पेशेंट। ठीक है, तो ये था हम लोगों का किसके बारे में, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इससे उल्टा काम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है, ग्लूकागॉन। चलिए इसको फोटो लीजिए। तो इंसुलिन के काम को आप नोट कर लीजिएगा, बाकी जो लिखा है इधर से नोट कर लीजिएगा। बता रहे किसके बारे में, ग्लूकागॉन के बारे में, ज़्यादा नहीं इसके बारे में, 2-3 लाइन इसके बारे में। तो काम से ही क्या है, काम से उल्टा है ना, तो काम से उल्टा है तो मतलब चाहिए ये बॉडी में ग्लूकोज के मिकदार को बढ़ाएगा ना, बॉडी में कभी ग्लूकोज को कम होने नहीं देगा। तो आप बोल सकते हैं कि हार्मोन किसको उल्टा काम कर रहा है, इंसुलिन को उल्टा, इसीलिए इस हार्मोन को एंटी इंसुलिन भी बोलते हैं। इस हार्मोन को एंटी इंसुलिन भी बोलते हैं। निकलता कहाँ से आपको बता दिया। ठीक, सुनिए बात। अब जो काम वहाँ पर इंसुलिन कर रहा था वो काम ठीक इसका उल्टा ये करेगा। वो क्या कर रहा था, आपके सेल्स में और टिश्यूज में ग्लूकोज की जज़्ब होने के मिकदार को बढ़ा रहा था ना, क्या कर देगा ये, कम कर देगा। वो लीवर को ऑर्डर दे रहा था कि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में स्टोर करो। ये लीवर को बोलेगा छोड़ो। वो क्या कर रहा था, चर्बी और फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलने से रोक रहा था। वो उसको बोलेगा तुम बदलो, उल्टा काम करेगा। कि बॉडी में ग्लूकोज कम रहेगा उसको सारा उल्टा काम फिर बॉडी में होगा। तो इसके बिना भैया बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज की मिकदार बहुत बढ़ने लगेगी। किसके लिए होता है, जब बॉडी में जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो कमी अंदर से पूरा हो जाता है। हम लोग की बॉडी में दिन भर में कभी ग्लूकोज घटता है, कभी ग्लूकोज बढ़ता है। तो कमी अपने आप बॉडी जो पूरा करते रहता है। अगर कम हो गया तो ग्लूकागॉन काम करेगा, ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन काम करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए सुनिए इधर। ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जिगर में ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलने का ऑर्डर देता है। ये प्रोटीन को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। ये खुले के अंदर ग्लूकोज के टूटने के अमल को सुस्त करता है। वो क्या कर रहा था, तेज कर रहा था, सुस्त कर देता है। ये जिगर में ग्लूकोज को जमा होने नहीं देता। सब काम उसका उल्टा है। ठीक, अच्छा चलिए तो अब चेक करिए क्या करूँ तो ले बता सकते इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। ये तो उसका उल्टा है ना, तो वो पढ़ा देते अभी ये अपने आप हो गया। अब लास्ट हार्मोन बच गया, पढ़ाई खत्म करते हैं। चला बाबू, चलिए रहा बस लास्ट हार्मोन अकेला खत्म हो गया। एड्रेनलिन इस हार्मोन का एक और भी नाम है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमेशा कब निकलता है, इमरजेंसी के हालत में निकलता है। कहाँ से निकलता है बताया है, लिखने रेडी को उसको कहाँ से निकलता है बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है ना, बता दिया चीज को। इसका काम क्या है, अच्छा इस हार्मोन का एक नाम आजकल बहुत पूछ रहा है। इस हार्मोन का एक और भी नाम है, पूछ रहा है पिछले कई दिन से। रिफाइन
फ्राइज टमाटा इटली हार्मोन का दूसरा नाम है। इसके अलावा इसका और भी नाम है, फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोल दो हैं। इसके अलावा इसको फाइट स्ट्रेस हार्मोन ही बोलते हैं इसको। नाम देख लो कितना रुपया हार्मोन है। ठीक, इस हार्मोन का मेन काम क्या है? ये आपका हार्मोन जो है कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स सिंपैथेटिक नर्वस, याद है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद है क्या? इसका डेफिनेशन था, एक था सिंपैथेटिक, एक था पैरासिम्पैथेटिक था। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या था? जब बॉडी में कोई फंक्शन तेज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब बॉडी में फंक्शन आहिस्ता हो जाए। तो ये हार्मोन जो है, ये भी हम पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। ये हार्मोन करता क्या है? बहुत इमरजेंसी की हालत में अचानक बॉडी से खारिज होता है। क्या करता है देखिए, बोला है ये हार्मोन जिस्मानी या नफ्सियाती तनाव, यानी कि खौफ, डर, अचानक होने वाला सदमा, शदीद सर्दी लगने पर, कड़ी जिस्मानी मेहनत करने की हालत में खारिज होता है। मतलब कि इस तरह का बॉडी पूरा आपको डर लगेगा, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत खौफ रहेगा, सदमा पड़ जाएगा अचानक, बहुत गर्मी रहेगी, तो उस वक्त का हार्मोन आपके बॉडी से निकलता है। शदीद सर्दी लगने में भी हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन उस हालत के दौरान जिस्म के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद करता है। हम जानते हैं कि बॉडी में जो भी चीज़ होता है ऊपर कैसे होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर आपका हार्ट भी बढ़ भी रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? बढ़ रही है हार्मोन, लेकिन मदद किसे कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। मतलब कि इस हार्मोन का इस नर्वस सिस्टम से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि एक खास तौर पर ध्यान पूछता है इसके बारे में, इसलिए ये लिख दी, बाकी नहीं लिखना। बाकी क्या है कि दिल के धड़कन की रफ्तार को बढ़ाता है, डर लगता है जब खौफ आता है तो धड़कन बढ़ जाता है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपका स्कूल में अगर ओरल होगा, मैम बैठी है, लाइन में आप बाहर खड़े हैं, आपका नंबर आने वाला है, ऐसा कैसा लगता है ना? पसीना नहीं लगता है, थर्मल नहीं लगता है, तो समझ हो जाता है ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये खून की दबाव को, ये ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है। मतलब आपका ना हार्ट बीट अपने आप तेज़ होगा, जब हार्ट बीट तेज़ होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सांस लेने का रफ्तार भी आपका बढ़ेगा। ये तीनों, ये जो दिल का धड़कन है, ब्लड प्रेशर है और सांस का रफ्तार, तीनों जुड़ा आपस में, एक बढ़ेगा तो तीनों ही बढ़ेगा। उसके अलावा ये मसल्स की हरकत में मदद करता है, जिससे थकन कम हो जाती है, पसीने, लुआबजन, आंसू के अखराज में इजाफा करता है। मतलब इस हार्मोन के बिना पर क्या होता है, बॉडी से पसीना निकलना शुरू होता है, कभी कभी आंखों से आंसू निकलना शुरू होता है। डर में कभी कभी इंसान होता है ना, तो रोते वक्त क्या, रोने से क्या होता है कि तकलीफ, दर्द कम होता है, तो ये आपको आंखों से आपके आंसू भी निकालेगा। और बॉडी जब पसीना, कभी कभी डर में पसीना भी लगता है, गर्मी लगता है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है, तो ये सब चेयर के बॉडी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बारे में और क्या है, ये बॉडी का BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। कभी कभी रात में आप सोइएगा, कभी रात में भी आप खतरनाक सपना देख लें, तो आँख आपका टूटेगा, देखिए आपका हार्ट बीट तेज है, हुआ सकता है ऐसा होता है, बहुत लोगों का होता होगा। तो बॉडी के BMR रेट को बढ़ा देता है, और ये आँखों की पुतलियों को काम करता है। पुतली ना काला वाला, उसको फैला दे, आँखों की पुतलियों को फैला देता है, मतलब आँखों का साइज थोड़ा बड़ा कर देता है। मतलब गुस्सा वाला जो आँख होता है या जो आँख होता है, वो आपको देख के समझ आया कि आज सर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो ये आँखों की पुतलियों को फैला देता है, जिससे आँखें फटी फटी दिखाई देती है। मतलब लगेगा हाँ। अच्छा, इस हार्मोन के असर से स्किन जो है सुकड़ते हैं, जब स्किन सुकड़ते हैं तो ये रोंगटे जो बाल जो है वो
खड़े होते हैं। डर के बाद होता है, डर जब लगता है कि ऐसा होता है तो स्किन जब करता है तो जब डर लगता है तो आपके गाँव का अपने आप खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस हार्मोन के बिना, ये हार्मोन क्यों खासतौर पर ये मेंस्ट्रुअल टाइम में निकलता है, इसीलिए उसको मेंस्ट्रुअल हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बारे में और उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, इतना ही काफ़ी है। बाकी जब क्लास में जब नोट्स जब क्वेश्चन देंगे कुछ अगर छूट गया होगा तो आपको हम एक चीज़ छूट गया है, डायबिटिक इंसिपिडस छूट गया शायद मेरे ख्याल से, वो था ADH में था मेरे ख्याल से। किसी के पास वो वाला है नहीं, मेरे ख्याल छूट गया। एक चीज़ छूट गया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा किसमें, एक हार्मोन ADH लिखाया था, ADH हार्मोन। ADH हार्मोन में सुन लीजिए उस बात को कि अगर ADH हार्मोन अगर आपके बॉडी में कम निकले तो उसे बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक इंसिपिडस। लिखते हैं पर क्या ADH का ये इसके बारे में नहीं है। ADH इसके हाइपोसिक्रीशन से, ADH के ADH के हाइपोसिक्रीशन से बीमारी जो होती है, बीमारी का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो भूल गए तो उसको कभी लिख दिया, वहाँ नोट कर लीजिएगा इसको। इस बीमारी में क्या होता सुनिए, इस हार्मोन अगर किसी को अगर ये बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो बार बार हर आधे घंटे बाद जाएगा। कभी कभी होता होगा सबों के साथ, सर्दी वगैरह के मौसम में ऐसा होता होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये हार्मोन अगर कम निकले तो बॉडी में ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो और कुछ है नहीं। बाकी जब वो कुछ ऐसा मिलेगा जब क्वेश्चन देंगे, कुछ नया कुछ छूट गया होगा तो उसी वक्त वो हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर है, कहाँ पर कौन सा बात छूट गया कोई याद नहीं, क्वेश्चन देंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, पॉज कर दीजिए उसको।